दोस्तों नमस्कार। युद्ध से ज्यादा सीजफायर घातक हो सकता है क्या? यह सवाल दरअसल समुद्र के भीतर एक नए युद्ध की परिस्थितियों को पैदा कर चुका है। और पहली बार युद्ध के दौर में जब चीन और रशिया खामोश रहे या फिर खाड़ी देशों ने खामोशी बरती, लेकिन सीजफायर के दौर में सभी सक्रिय हो गए हैं। और वजह उसकी बहुत साफ है। युद्ध हो नहीं रहा, युद्ध विराम जारी है, लेकिन आर्थिक नाकेबंदी अमेरिका ने कर रखी है। और जहां पर आर्थिक नाकेबंदी की है वहां पर नियंत्रण ईरान का है। और ईरान किसी भी जहाज को आने जाने नहीं दे रहा है। और इतना ही नहीं, उसके तकरीबन जो छोटे बोट्स होते हैं, तकरीबन 200 बोट्स उस दौर में लगातार मशीन गन के साथ, छोटी मिसाइलों के साथ, कांधे पर रखकर जो मिसाइलें दागी जाती है उसके साथ, वो लगातार होर्मुज़ रूट में दोनों तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। और ये एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो चुकी है जहां पर आज कोई जहाज ये हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है कि उसे सुरक्षा अमेरिका दे देगा। कोई जहाज ये सोचने की स्थिति में नहीं है कि अगर उसके सहयोगी देश के तौर पर ईरान की पहचान है तो भी वह उस झंडे को लगाकर होर्मुज़ रूट से गुजर जाए। यहां तक कि वो कॉमर्शियल जहाज भी जिस पर तेल नहीं बल्कि कुछ और माल लदा हुआ है, उनकी भी आवाजाही एक झटके में थम गई। और यह सवाल पहली बार चीन ने यह कहकर खड़ा कर दिया कि दरअसल आपने जो आर्थिक नाकेबंदी की है, जिन जहाजों को आपने अपने हाथ में लिया, उन जहाजों पर किसका हिस्सा था, इसको लेकर भी आपने बिना जाने समझे चीन का नाम ले लिया। और दूसरी तरफ रशिया ने खुले तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया कि अगर आर्थिक नाकेबंदी जारी रहती है तो जिस क्षेत्र में ईरान का नियंत्रण है वहां तक कोई भी अमेरिकी युद्धपोत कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि उस सकरे इलाके में अगर माइंस बिछी हुई है और माइंस के सेफ रूट को सिर्फ ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड जानता है। और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने नेवी सेना के समानांतर जो गुरिल्ला वार या कहें रैट वार जिसको खड़ा कर दिया है, और बड़ी तादाद में जो छोटी बोट्स, जो सुपर फास्ट बोट के तौर पर जिनकी पहचान है, उस पे झंडा ईरान का लगा हुआ है। और वो अगर तेजी से गुजरते हैं और मिसाइल भी दागते हैं तो ऐसे में कौन उस क्षेत्र में आ पाएगा? क्या ईरान को लेकर अमेरिका इसको क्लैरिफाई कर पाएगा? यानी युद्ध हो रहा था तो सक्रियता नहीं थी, सीजफायर है तो सक्रियता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह, शुरू में अमेरिका ने जिस एक जहाज को जब कब्जे में ले लिया और कहा कि यह ईरान का जहाज था, और उसके तुरंत बाद उसने जो ईरानी जहाजों पर अमेरिकी नेवी ने जो कब्जा किया उसमें M/T टिफनी जहाज था। इस पे हालांकि किसी देश का झंडा नहीं था, लेकिन यह मैसेज रेवोल्यूशनरी गार्ड के लिए इतना बड़ा हो गया कि जो फोर्सेस अभी तक होर्मुज़ रूट से दूर थी या खार्ग आइलैंड की रक्षा के लिए भी नियुक्त थी, उनको तुरंत शिफ्ट किया गया और होर्मुज़ रूट की घेराबंदी 3-4 स्तर पर एक साथ शुरू हो गई। और शायद इसीलिए कल का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था कि 3 कार्गो जहाजों पर जब रेवोल्यूशनरी गार्ड की सेना ने हमला किया, या कहें जो छोटे बड़े जहाजों पर हमला करने की परिस्थिति में रेवोल्यूशनरी गार्ड आकर खड़े हो गए, उसमें ईरान ने 2 जहाजों को सीज कर लिया। एक जहाज को घसीटकर बकायदा अपने निर्देशार्थ अपने उस पोर्ट पर ले आके खड़ा कर दिया और मैसेज बहुत साफ दिया कि इसने नेविगेशन सिस्टम को डिस्टर्ब किया है, जो कि पूरे समुद्र के भीतर की परिस्थितियों को कहीं ज्यादा मुश्किल बना देगा। इसीलिए वो जहाज, जो यूफोरिया नाम से जहाज चल रहा था, उस पर पनामा का झंडा था। जो MSC फ्रांसिस्को चल रहा था उस पर भी पनामा का झंडा था। लेकिन जो एपामिंडोस कार्गो था उस पर ग्रीस का झंडा लगा हुआ था। ग्रीस इस दौर में मध्यस्थता कर रहा था, तुर्की साथ में खड़ा था, सब पाकिस्तान के साथ मिलकर उस मध्यस्थता की जमीन को तैयार कर रहे थे जहां पर युद्ध थम जाए, डिप्लोमेसी के आसरे समाधान निकल जाए। और इसमें कहीं ना कहीं मदद सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात भी अपने तौर पर कर रहे थे। लेकिन एक झटके में जिस तरीके से अमेरिकी जहाजों ने हमले किए और 2 जहाजों को
अपने साथ खड़ा कर दिया और उसके बाद 3 जहाजों को ईरान ने जब टारगेट कर लिया, तो बड़ा सवाल यह हो गया कि होर्मुज रूट तक अब किसी भी देश के किसी भी जहाज की आवाजाही हो नहीं सकती है। अगर वो जहाज ईरान के करीब का होगा तो निशाने पर अमेरिकी जहाज उसको क्रॉस करते ही लेंगे, और अगर वो जहाज दुश्मन देश के होगा या उनके साथ खड़ा होगा तो उसको अपने तौर पर ईरान टारगेट कर लेगा। यानी फुल ब्लॉकेज की स्थिति के बीच जो 3 बड़े सवाल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उभर कर अब सामने आ चुके हैं, उसने पहला प्रभाव यह जमा दिया कि ऐसी ही परिस्थिति अगर बनी रही तो होर्मुज रूट के जरिए जिस एनर्जी क्राइसिस को पूरी दुनिया देख रही थी, अब उससे कई गुना ज्यादा परिस्थितियां नाजुक होने वाली है। और शायद यही वजह है कि पहली बार खुलकर यूरोपियन बैंक्स और सेंट्रल बैंक ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि जो विकसित देश हैं अब वो समझ लें परिस्थिति इसलिए नाजुक होगी क्योंकि अमेरिका भी कम से कम 1 मई तक तो रास्ता नहीं खोलेगा। और 1 मई अमेरिका के लिए टारगेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 60 दिन युद्ध के पूरे हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना कांग्रेस की इजाजत के इस युद्ध का बिगुल बजा दिया था, और 60 दिन तक छूट भी होती है, लेकिन 60 दिनों के बाद कांग्रेस से इजाजत चाहिए होती है। डेमोक्रेट्स तो विरोध कर रहे थे, लेकिन बार बार डेमोक्रेट्स ने जब 6 प्रस्ताव इस दौर में यह कहकर रखे कि वार पावर्स कुछ कट करने चाहिए ट्रंप के, तो रिपब्लिकन्स खड़े हो गए। लेकिन अब रिपब्लिकन्स के कई ऐसे सीनेटर्स हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं कि 60 दिन के बाद आपको कांग्रेस के समक्ष आकर सारी परिस्थितियों को बताना होगा। और यहीं से सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि बकायदा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भी यह मानने को तैयार नहीं है कि जिस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति दावे के साथ कर रहे हैं कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया है, उससे ठीक उलट जो जानकारी है उसमें 70% तक दोबारा होर्मुज रूट पर जहाजों को रोकने के लिए बड़ी तादाद में हथियारों और मिसाइलों के साथ जहाजों की मौजूदगी रेवोल्यूशनरी गार्ड कर चुके हैं। जो 60% मिसाइल कार्यक्रम जिसको माना जा रहा था तहस नहस कर दिया गया, और बाद में वह भी तहस नहस हो गया जो दावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। इस दौर में रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स भी आए और CIA की रिपोर्ट भी आई जिसने खुलकर बताया कि स्थितियां उतनी आसान नहीं हैं जो देखा और समझा जा रहा है। यानी जो दावे व्हाइट हाउस में हो रहे थे उसका असर यह भी हुआ कि जो नेवी सेक्रेटरी उनको भी पद गंवाना पड़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको भी रास्ते से हटा दिया क्योंकि वह CIA द्वारा जो जानकारी मिल रही थी और पेंटागन जिस पर मुहर लगा रहा था उस आश्रय अमेरिकी नेवी काम कर रही थी, लेकिन सोशल ट्रुथ पर लिखे गए शब्दों के आश्रय अमेरिकन नेवी होर्मुज रूट पर काम करने लग जाए, कुछ यह विचार अपने तौर पर ट्रंप का था। यानी पहला बैरिकेड 1 मई का है जब 60 दिन पूरे होंगे और आपको कांग्रेस के समक्ष जाना होगा। दूसरा बैरिकेड बढ़ती हुई एनर्जी क्राइसिस का है जिसके दायरे में दुनिया का हर देश अब आ भी रहा है, और उसके लिए मुश्किल हालात इसलिए हैं कि अब वो किस रास्ते जाए, और इसमें 38 देशों को एक सामूहिक तौर पर ब्रिटेन और इटली की अगुवाई में जो संगठित किया गया है कि हम अपने तौर पर पहल करें और होर्मुज रूट को खुलवाएं। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुलवाना चाहते हैं तो टोल टैक्स माइनस करना चाहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज अगर रास्ता खुलवाना चाहती है तो टोल टैक्स को लेकर उसको कोई आपत्ति नहीं है। यानी वो हर हाल में एनर्जी के क्राइसिस से बचना चाहती है और उसके लिए वो पैसा देने को तैयार है। तीसरा बड़ा सवाल है, इस दौर में युआन करेंसी के जरिए ही अगर सारी डील हो रही है जो हो रही है और अमेरिका रोक रहा है, तो वो तेल को नहीं बल्कि डॉलर धीरे धीरे नीचे ना चला जाए और युआन करेंसी इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर तेल की आवाजाही से ना जुड़ जाए, इसको लेकर उसके भीतर बेचैनी है। ये 3 सवाल सीधे सीधे अमेरिका के हिस्से में खड़े हैं। चौथा सवाल जो चीन को लेकर है, चीन अभी भी उस आरोप से आहत है जहां पर अमेरिका ने कह दिया कि आपने केमिकल्स
ईरान को भेजा जहाजों में लदा हुआ था। आप उसे गिफ्ट कर रहे थे या आपका बार्टर सिस्टम रहा होगा, लेकिन उससे वो मिसाइल बना रहा है। और खुद अमेरिकी सीआईए ने कहा कि दरअसल मिसाइल बनाने की परिस्थिति युद्ध से पहले वाली स्थिति में आकर ईरान खड़ा हो चुका है और उसका जो मिसाइल कार्यक्रम है वो सबसे तेजी के साथ चल रहा है। इससे हटकर ईरान के कमांडर्स जब सामने आए तो उन्होंने खुले तौर पर कहा कि लगभग 60% मिसाइल प्रोग्राम, 70% समुद्र के भीतर युद्ध की परिस्थितियों में खड़े होना और इन सब के साथ लगभग 45 से 55% तक ड्रोन्स उनके पास मौजूद हो जाना। यह मैसेज ऐसा है कि आप 28 फरवरी से पहले की परिस्थिति में इस सीजफायर को लाकर खड़ा कर गए और सीजफायर उस दिशा में जा रहा है जब 28 फरवरी तक ईरान युद्ध के लिए तैयार नहीं था और अब वो युद्ध के लिए तैयार है। इसीलिए रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जब आते हैं सार्वजनिक बयान देने के लिए तो वो खुले तौर पर यह कहने को अब कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं कि दरअसल हम तो युद्ध के लिए तैयार हैं और हम किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। बातचीत की मेज पर इन सब के बीच वो टर्की हो, वो मिस्र हो और यहां तक कि मुख्य तौर पर जो मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है उसके भी मैसेजेस अब बहुत साफ हैं कि ईरान बातचीत की मेज पर तब तक आ ही नहीं सकता है जब तक आर्थिक नाकेबंदी अमेरिका पूरे तरीके से खड़ी ना कर दे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $100 प्रति बैरल पार कर चुका है। दुनिया के बाजार में कल जब अटैक हुआ तो शेयर बाजार जो दुनिया का था वो डामाडोल होने लगा और आज डामाडोल सुबह से ही शुरू हो गया, क्योंकि जहाजों की आवाजाही और आवाजाही होने पर हमला और हमले के बाद अमेरिकी नेवी को भी टारगेट करने की स्थिति और अमेरिकी नेवी द्वारा एक खास रेंज में अपनी मौजूदगी को दिखलाना। महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकन नेवी इस हकीकत को मान रही है कि होर्मुज रूट पर नियंत्रण संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जिन तरीकों से ईरान ने अपने हथियारों की मौजूदगी छोटे छोटे सुपर बोट्स के जरिए रखी हुई है उसमें अमेरिकी युद्धपोत एक बड़े व्यापक तरीके से और बड़े दायरे को घेरते हुए चलता है, जिसमें चारों तरफ से रेवोल्यूशनरी गार्ड की नेवी विंग आकर खड़ी हो जाती है और वो सीधे इंजन पर हमला बोल देती है। इस परिस्थिति का रास्ता क्या है कोई नहीं जानता है। शायद इसीलिए किस तरीके की मौजूदगी इस वक्त होर्मुज रूट में एक क्षण के लिए देख लीजिए। دریایی شما رو از بین بردیم. این نیروی دریایی که مدعیاً از بین رفته امروز استوار و محکم ایستاده و فاصله 200-300 کیلومتری رو از این نیروی دریایی همواره دارن رعایت میکنن. अमेरिका युद्ध के दौर पर भी ईरान को लगातार धमका रहा था। जब धमकी से काम नहीं चला तो सीज फायर की स्थिति में भी उसने धमकाने की एक नई परिस्थितियों को पैदा यह कहकर कर दिया, या तो बातचीत की मेज पर आइए अन्यथा ध्वस्त कर देंगे पूरे ईरान को। नया सवाल यह है कि इस सीज फायर के वक्त में अमेरिकी तैयारी से कहीं ज्यादा बड़ी तैयारी अगर ईरान उस युद्ध को लेकर कर रहा है जहां वो ये मानता है कि अब वो बातचीत की मेज पर नहीं जाएगा, और अमेरिका जानता है कि जैसे ही उसने होर्मुज रूट से नार्थिक बंदी कम की वैसे ही ईरान की जो ताकत है वो और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जहाज़ों की आवाजाही के साथ साथ उसकी टैक्स वसूली जो है
उसके जरिए उसको आर्थिक लाभालाभ मिलने लग जाएगा। और यह भी सवाल है कि जब एनर्जी की आवाजाही यानी कच्चे तेल की आवाजाही उस क्षेत्र से होगी तो बाजार में तेल की कीमत कम होगी। विकसित देश जो कल तक अमेरिका के साथ खड़े थे, वो चाहे नाटो हो या यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर चीन और रशिया भी स्ट्रेटेजिकली चीजों को देखना चाहते थे, वह भी समझ जाएंगे कि दरअसल अब दुनिया में एक सामान्य स्थिति ईरान को स्थापित करके आ रही है और जो अमेरिका नहीं चाहता है। लेकिन अमेरिका की आर्थिक नाकेबंदी उसी के लिए गले की फांस बनेगी, यह भी उसने सोचा नहीं था। और शायद इसीलिए चीन और रशिया इस दौर में ईरान के साथ स्ट्रेटजिकली इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान के साथ युद्ध समाप्ति या फिर सहमति के बाद नया सवाल ट्रेड का शुरू होगा, टैरिफ का शुरू होगा, सैंक्शंस का शुरू होगा, तेल बाजार में किस कीमत पर बजे इसको लेकर शुरू होगा, वो तेल युआन में बिके या डॉलर में बिके इसको लेकर शुरू होगा। और इस परिस्थिति में अमेरिका अगर 28 फरवरी से पहले की परिस्थिति में चले जाते हैं तो वो मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। और अब चीन के सामने यह सवाल है कि 14 और 15 मई को जब शिखर वार्ता ट्रंप की होनी है शी जिनपिंग के साथ, तो शी जिनपिंग चीन की इकोनॉमी और चीन के भविष्य को लेकर खुले तौर पर अब यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि ताइवान हमारा है, उसको लेकर कोई जिक्र अमेरिका की तरफ से नहीं होना चाहिए। यानी बात टैरिफ और ट्रेड के साथ रेयर अर्थ की थी, चिप्स की थी, फर्टिलाइजर की थी, प्राकृतिक गैस की थी। लेकिन नया सवाल आ गया कि अब ताइवान हमारा है, जिसका जिक्र अब चीन खुले तौर पर कर रहा है, क्योंकि चीन का मानना है कि आपने ईरान की संप्रभुता पर हमला किया है और जो आर्थिक नाकेबंदी की है वो पूरे तरीके से गलत है। यानी वर्ल्ड डिप्लोमेसी के भीतर एक बार फिर चीन और अमेरिका आमने सामने ईरान के संदर्भ में खड़े हैं, लेकिन अपनी अपनी भविष्य की इकोनॉमी जो एक दूसरे को काउंटर कर रही है उसमें टकराते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए यह सवाल बड़ा है कि अगर 1 मई तक अमेरिका ने सहमति नहीं जताई कि आर्थिक नाकेबंदी खत्म होगी या फिर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आया और खुले तौर पर युद्ध की ऐलान करने की दिशा में वो बढ़ गया, तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति शिखर सम्मेलन को दूसरी बार टाल देंगे? क्योंकि इससे पहले शिखर सम्मेलन पहले हफ्ते में ही होने वाला था और वो कहें तो अप्रैल के आखिर में ही होने वाला था। लेकिन यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इस वक्त यूरोप के तमाम देशों ने कह दिया है कि अमेरिकी मिलिट्री जहाज़ों की आवाजाही हमारे आसमान से नहीं होगी, हमारी ज़मीन पर वह तेल नहीं भरेंगे। यानी एक लंबी उड़ान अमेरिका को भरनी है और उसके लिए सबसे बेहतरीन जगह इस वक्त जो बड़े बड़े युद्ध जहाज समुद्र में खड़े हुए हैं वहां पर वो अपना ठौर ठिकाना बना ले। लेकिन ठिकाना बनाने के बाद अगर कोई भी हमला जो पहले शिप पर उन्होंने किया था, टेस्को पर, जिसको उन्होंने कब्जे में ले लिया, उसके बाद की परिस्थिति में जब ईरान सक्रिय हुआ तो एक नई परिस्थिति टोटली ब्लॉकेट की आकर खड़ी हो चुकी है। और दुनिया के देश ये मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका का पीछे होना जरूरी है, अमेरिका की मौजूदगी गैर जरूरी है। ईरान अपने नियंत्रण में चीज़ों को अगर रखता है तो समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन अगर ईरान के नियंत्रण से अमेरिकी युद्धक टकराएंगे तो रास्ता निकलना मुश्किल है, क्राइसिस कहीं ज़्यादा बड़ी होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।